भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती का दिन है और आज के दिन में सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो साफ सफाई से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि स्वच्छता ही सेवा होती है, साफ सफाई जहाँ होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। और इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने एक अभियान शुरू किया था और इस अभियान के अंतर्गत उन्होंने स्वच्छता को प्रमुख रूप से लिया गया था। आज भी हम उसी अभियान को मना रहे हैं। उस अभियान की अलग को बरकरार रखते हुए हम आज के इस विशेष कार्यक्रम में बात करेंगे कि किस प्रकार से खेती में स्वच्छता का महत्व है और कितना महत्व है। इस कार्यक्रम में हम विस्तार से बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि हमारे भारत के आनुवांशिक वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जी का विगत दिनों निधन हुआ है और उन्होंने हमारे भारत को गेहूं, चावल जैसी बहुत ही अच्छी उन्नत प्रजाति की किस्में दी हैं। आज भारत जो प्रगति की कगार पर है वो उन्हीं के बलबूते पे है। तो हम उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। साथ ही आज सजीवन कार्यक्रम है। आप सभी जानते हैं कि आज लाइव प्रोग्राम है। आप चाहें तो अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम आपको बता देते हैं, हमारे नंबर हैं 1800-233-0040। साथ ही हमारा लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049। हमारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं और हमारे विशेषज्ञ से अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए विशेषज्ञ से आपका परिचय करा देते हैं। हमारे पहले जो विशेषज्ञ हैं वो है डॉक्टर AB सिंह जी, प्रधान वैज्ञानिक हैं, पूर्व निदेशक भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल से। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। और साथ ही हमारे साथ आज एक सफल किसान भी हैं जो है अखिलेश वर्मा जी, टीलाखेड़ी भोपाल से। स्वागत है आपका बहुत। नमस्ते मैम। तो किसान भाइयों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो गांधी जयंती पे विशेष कार्यक्रम है। स्वच्छता पे हम आज बात करने वाले हैं। तो जब बात स्वच्छता की हो रही है, कृषि में स्वच्छता का कितना बड़ा महत्व है, AB सर आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि में स्वच्छता का कितना बड़ा महत्व है। किसान भाइयों, आप सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करता हूं। देखिए किसान भाइयों, हम लोग जब खेती में स्वच्छता की बात करते हैं तो किसान भाइयों आप लोग देखते होंगे अपने आसपास या खेती में जो भी खेती क्रियाएं करते हैं तो कई तरह की आपको जैसे कि आप ध्यान रखें, जैसे फसल कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद आप उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं, जो कुछ फसल अवशेष बच जाता है या फसल गहाई के बाद आपका बचता है तो आप उसको फेंकते हैं, जलाते हैं। इस तरह से आपने जो अपने आसपास जो गाय भैंस पालते हैं उसको भी आप स्वच्छ सफाई करके, आपका मकसद होता है साफ सफाई, लेकिन आप लोग उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कि हमारा जो ये आपका फसल अवशेष है या चारा का अवशेष है, अगर उन चीज़ों को आप एक जगह इकट्ठा करके एक अच्छे खाद के रूप में बनाएं, साफ सफाई रखें, तो आपको देखते होंगे कि आपके आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहेगा और स्वच्छ रहेगा तो आप ढेर सारी देखते होंगे, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे और भी चीज़ें हैं, तो आपके वातावरण में एक एहसास होता है कि हमारे आसपास साफ सफाई है। बिल्कुल, सफाई का वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्व है और कहते भी हैं कि अगर साफ सफाई होती है, स्वच्छता होती है तो ईश्वर का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। तो कहने का तात्पर्य यही होता है कि धन धान्य से परिपूर्ण हम हो जाते हैं अगर साफ सफाई होती है। अच्छा, हमारे साथ अखिलेश जी हैं जो कि सफल किसान हैं। आप किसान के साथ साथ पशुपालक भी हैं। आप अपने, अगर हम पशुपालक की दृष्टि से समझें तो कैसे आप अपनी सार का, अपने पशुओं की साफ सफाई करते हैं, कैसे उनका ध्यान रखते हैं? मैडम जी, साफ सफाई में खिलाई में भी साफ सफाई रखना चाहिए। खिलाई में दाना भी अच्छा देना चाहिए जी, चारा भी देना चाहिए, रोज का नहलाना धुलाना भी चाहिए और प्लस जगह भी साफ सुथरी, बिल्कुल सूखा, एकदम सूखा होना चाहिए और उनको स्वस्थ रखना चाहिए, धुआं भी करना चाहिए। मच्छर रहे तो इससे भी डिफरेंट रहता है, गाय भैंस को बीमार भी होता है। टीकाकरण भी टाइम से कराना चाहिए। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है कि किस प्रकार से हमें सारी चीज़ें करना चाहिए। अच्छा, जब सार की सफाई की बात होते हैं तो क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए? क्या ढालदार बनाना चाहिए, जैसे कि जब आप धुलाई करते हैं तो वो बह जाए? मैम, ढालू टाइप रखते हैं, इसके नेट भी लगाते हैं गाय भैंसों के लिए। अच्छा। गादी भी सब करते हैं, धो देते हैं तो इसके लिए ढालू भी करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो धुआं साफ हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारे साथ जो सफल किसान है वो अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे हैं। AB सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि में
अपशिष्ट प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, तो कितना ज़रूरी है और कैसे करें किसान भाई? किसान भाइयों देखिए कि आज हमारा जो भी अपशिष्ट होता है, चाहे खेती से निकले या अपने घर से निकले या शहर से निकल रहा है, उनका प्रबंधन आज की समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और हम वैज्ञानिकों का ये सोच है कि कैसे इन वैज्ञानिक तरीके से जो भी अपशिष्ट निकल रहे हैं, चाहे फसल अवशेष का निकल रहा हो, चाहे गाय भैंस के गोबर का, गौमूत्र का निकल रहा हो, इन सब चीज़ों को कैसे हम एक जगह मतलब इकट्ठा करें या उसको कैसे हम एक अच्छी खाद के रूप में, क्योंकि आप सभी किसान भाई हमारे जानते हैं कि खेती में अगर इन अपशिष्ट पदार्थों का हम प्रबंधन करेंगे तो हमारे किसानों में जो आज रासायनिक खाद के प्रति भाग दौड़ है, शायद अगर वो कम हो जाए। और यही कारण है हम वैज्ञानिक तरीके हम किसानों को हर समय बताते हैं। इस पे भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का एक तरह से काफ़ी इस पे प्लान भी चल रहा है हमारे किसानों के बीच में कि कैसे हमारे इन अपशिष्ट पदार्थों को हमारे किसान भाई उसको एक अच्छी खाद के रूप में उसको बनाएं और वो जो जला रहे हैं उसको बंद करें। बिल्कुल। अखिलेश जी, आपके पास पशु हैं, तो कैसे आप अपने पशुओं का जो गोबर होता है उसका क्या कुछ उपयोग आप करते हैं या वो फेंक देते हैं? नहीं मैम, करते हैं, उपयोग करते हैं, इकट्ठा करके उसका ढेर लगा देते हैं, इसका खाद बन जाता है, सड़ जाता है, फिर इसको खेती से मतलब मेन लेबर उनसे भरवा के ट्राली से खेती में हम डलवाते हैं। अच्छा सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमारे जो किसान भाई हैं अपनी आय को बढ़ाने के लिए नित्य निरंतर प्रयास करते हैं और कई दफ़ा वो कुछ केमिकल्स का उपयोग करने लग जाते हैं। जैविक की तरफ आजकल सरकार का बहुत बड़ा रुझान है क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं होने लग गई हैं। तो अगर हम जाते हैं जैविक की तरफ जाते हैं, किसान भाई अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, तो उस क्रम में कैसे किसान भाई अपशिष्ट का भी प्रबंधन करें और अपनी आय भी बढ़ाएं? किसान भाइयों देखिए, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, और आप किसान भाई हैं, सभी खेती करते हैं। देखिए आप लोग जो है हमारे एक जानकारी आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि हमारे जो भी पौधे हैं उन पौधों को 17 पोषक तत्व चाहिए। और हमारा किसान भाई आज की डेट में, आप खुद किसान होते हुए आप देखें कि हम 3-4 पोषक तत्वों को अपने पौधों को दे रहे हैं। और इसका सीधा संबंध हम वैज्ञानिक लोग ये जानते हैं कि अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ नहीं होगी तो आपका पेड़ पौधा या सब्जी जो उगाते हैं वो भी अच्छा नहीं होगा, और जो हम लोग खाते हैं वो भी स्वाद उसका अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए किसान भाइयों आप ध्यान रखें कि आपका जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसको एक अच्छे खाद के रूप में बनाएं, उसको वर्मी कंपोस्ट या उसको बनाएं, जिससे हमारे पौधों में ये जो है पोषक तत्व चाहिए, उन पौधों को पोषक तत्व हमारा जो है प्रॉपर मिलता रहे, और जिससे हमारे जो हमारे किसान भाई देख भी सकते हैं, अभी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। देखिए जो हमारे किसान कई तरह किसान कई गाँव में, कई शहरों में इस तरह से कैसे अपशिष्ट पदार्थ को और वो एक तरह के अच्छी खाद के रूप में बना रहे हैं। आप इन चीज़ों को भी देख करके इसको अपनाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो लागत आप रासायनिक खाद या इन चीज़ों पे जा रहे हैं, अगर इन जैविक खादों को आप बनाएंगे तो आपकी लागत भी कम होगी, और इसीलिए जो है आपकी लागत जब कम होगी तो आपका आय भी ज़्यादा होगा, जो आपको फ़ायदा भी मिलेगा हर चीज़ में। बिल्कुल। विशेषकर हम जब बात करते हैं स्वच्छता की, ये एक समय आ रहा है, धान का ये जो समय होता है, पराली का जलाने का इस समय किसान भाइयों में एक चलन सा चल गया है, और निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकारें प्रयास कर रही हैं कि पराली ना जलाएं, अपशिष्ट का हम बेहतर तरीके से उपयोग करें। धान का समय आ रहा है, धान की कटाई होगी और फिर वो चीज़ होंगी, तो कितना महत्वपूर्ण है कि वो जो अपशिष्ट होता है हम उसको बचाएं, उसको जलाएं नहीं, और उसको किस प्रकार से हम अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारे कहते हैं कि जो मिट्टी से हम लेते हैं उस मिट्टी में लौटाना चाहिए। आप लोग फसल कटाई करके और जो फसल अवशेष होता है अगर उसको खेत में ही मिला दें, और वो उसको मिलाने के लिए हम वैज्ञानिकों ने आप लोगों को एक, जैसे चाहे दिल्ली में पूसा डिकम्पोजर बनाया गया है, भोपाल में आपके जो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान हम लोगों ने एक डिकम्पोजर बनाया हुआ है। अगर उसको आप प्रयोग करते हैं तो आपको खेत में जो पराली जला रहे हैं, चाहे गेहूं का हो चाहे धान का हो, अभी जैसे धान फसल कटती है तो आपको उसी खेत में बिना जलाए ही उसको एक अच्छी खाद के रूप में बना लेंगे। और ये हम लोग जो है कई गाँव में
कई किसानों के फील्ड में जाके उसको प्रदर्शन भी करते हैं कि भाई कैसे आप इन चीज़ों को किसी खेत में जहाँ पे धान है, गेहूँ है, उसके पराली को न जलाएं और वो उसमें एक अच्छी खाद के रूप में इस डिकम्पोजर के माध्यम से खेत में एक खाद बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोग भी जानकारी ले सकते हैं। हमारा भारतीय मृदा विज्ञान जो आपके भोपाल में ही है, आप लोग कभी भी उसको जो है आप मंगा सकते हैं और अपना उसका प्रयोग कर सकते हैं। जो हमारी इसके जलाने से भी आपको एहसास होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि आसपास का वातावरण कितना प्रदूषित होता है, कितनी गैसें, कौन सी गैसें आप सभी जानते हैं निकलता है, जो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ वातावरण में भी नुकसान पहुंचाता है। तो इन सब चीज़ों से आप लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और आप लोगों को जानकारी रखनी चाहिए, जिससे इन समस्याओं से बचा जा सके। बिल्कुल। स्वच्छता का एक महत्व इसलिए भी हो जाता है, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान करती हैं। अच्छा, अगर हम इसी क्रम में जाएं, आपने जो बताया अपशिष्ट प्रबंधन का, वही अपशिष्ट कभी कभार हम चारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश जी, आपकी अपनी इसमें प्रतिक्रिया क्या रहती है कि किस प्रकार से वो जो चारा रहता है वो पशुओं के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है? जी, बेहतर रहता है मैडम जी। इससे दूध का उत्पादन भी होता है, दूध का उत्पादन भी होता है, स्वच्छ भी रहता है माल, और इसके बाद पूरा सांदी के साथ मतलब भूसे में मिलाते हैं हरा चारा, तो पूरा दाना खा लेते हैं। अच्छा, आप जब सांदी बनाते हैं तो स्वच्छता का उसमें किस प्रकार से ध्यान रखते हैं, या आप देखते हैं कि नहीं यार हमें अपने पशु को भी साफ रखना है? हाँ मैडम जी, पहला क्या करते हैं हम, होदी है हमारे थैल है, इसमें मतलब साफ़ सफाई इसको रखते हैं, पानी को बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं, इसमें चूना से पोत देते हैं, उसको साफ़ सुथरा बिल्कुल वो ध्यान देते हैं हम पहली बार। बिल्कुल, जैसा कि हम देख सकते हैं जी कि इस प्रकार से हम पूरा गोबर समेट के साफ सफाई रखते हैं वहाँ की। हाँ जी मैम, समेट के ने हम भेला करके ने एक जगह ठक गड्ढे में डाल देते हैं हम, गड्ढे में करके ने भेला साफ़ सुथरा बिल्कुल सूखा रखते हैं, 2 जगह रखते हैं हम, एक सुबह की एक शाम की, तो सूखा रहता है मैडम जी ये है। अच्छा, जब यहाँ पे गीला हो जाता है बहुत ज़्यादा और उसकी वजह से जब जीव जंतु बहुत होने लगते हैं, तब आप क्या करते हैं सूखा रखने के लिए? चूने का छिड़काव इस जगह क्या उपयुक्त रहता है? जी मैम, चूने का छिड़काव करते हैं मैडम जी। स्प्रे मतलब वो कथेरी भी रहती है, गाय भैंस के ऊपर लग जाती है, तो इसके लिए भी दवाई आती है, तो साफ़ सुथरे के लिए तो दवाई भी लगाते हैं, स्प्रे भी करते हैं, गुआड़े में गीलापन भी रहता है और चूने भी हम डालते हैं। अच्छा। जिससे वो दिक्कत नहीं आती, गाय भैंस स्वस्थ रहते हैं। समय समय पर होता ये है कि हमारे मच्छर मक्खियों का प्रकोप भी बहुत बढ़ जाता है, तरह तरह की बीमारियां हमारे पशुओं को होने लगती हैं, वो परेशान होते हैं, तब उस क्रम में आप क्या करते हैं? क्या धुएं का उपयोग करते हैं? धुएं के भी उपयोग करते हैं, पंखे भी लगाते हैं, फिर जिसके बाद उसको साफ़ सुथरे से रखते हैं अपन गाय भैंस को। अच्छा, हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, हमारे सर से ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जब हम बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की, कितना महत्वपूर्ण है ये विषय और किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए किसान भाइयों, आप जानते हैं कि अगर खेत में हमारे खरपतवार निकल आते हैं तो किसानों की जो फसल का उत्पादन है या फसल का जो है उसमें बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हमारे किसान भाई खरपतवार का निवारण अगर उसको आदमी के द्वारा या मशीन के द्वारा निकाल करके, और कई किसान उसको जो है चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं उन किसान भाइयों से कहना चाहूँगा जो इन खरपतवार को निकाल करके फेंक देते हैं या इधर उधर उसको ध्यान नहीं रखते हैं, अगर हमारे किसान भाई उसको इकट्ठा करके एक जगह ढेर लगा दें और या उसको गड्ढे में गोबर के साथ मिला करके एक गड्ढे या ढेर में रख दें, तो हमारी वही खरपतवार से ये तो हमारी एक अच्छी खाद बनती है, जिसको हम उसको कई बार कहते हैं किसानों को, भाई आप इन चीज़ों को फेंके मत, एक अच्छी खाद के रूप में बनाएं। और हमारा इस चीज़ का प्रयोग करने से तो एक तो उनका खेत साफ होगा, साफ खेत होगा तो हमारी जो फसल का चाहे सब्जी लगाएं चाहे कोई भी फसल लगाएं तो उसके उत्पादन भी होता है, और दूसरा जो खरपतवार आप निकाल रहे हैं वो एक अच्छी खाद के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा किसानों से हमेशा यही सलाह रहती है कि भाई आप खरपतवार का जो भी नियंत्रण समय पे करें, और जो खरपतवार निकलता है उसको जानवरों को कई किसानों ने देखा है गांव में खिलाते भी हैं। अगर आप उसको खिलाने के बाद बचता है तो उस खरपतवार को आप एक जगह ढेर या गड्ढे में डाल करके एक अच्छी खाद बनाने का प्रयास करें, जो आपके लिए लागत का भी काम मतलब कम होगा, और जिससे आपको जो है अच्छी खाद बनेगी और खेत में उसको डालेंगे तो उसका फसल पे भी अच्छा प्रभाव
पड़ता है। बिल्कुल सर, खाद की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैविक खाद की बात कर रहे हैं, तो जैविक खाद से अच्छी गुणवत्ता आती है, फसल अच्छी बढ़ती है, पैदावार अच्छी होती है। एक अच्छी जैविक खाद किस प्रकार से हमारे किसान भाई बना सकते हैं, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। किसान भाइयों देखिए, आप लोग जो है कई बार आपने देखा होगा कि गांव में कई किसान हमारे गाय भैंस के नीचे का जो कचरा निकलता है या जो फसल अवशेष का रहता है, एक किनारे फेंक देते हैं। वो थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते कि जहाँ पे हम फेंक रहे हैं वहाँ पे अगर फेंकने से पहले उनके मन में भावना होनी चाहिए कि हम उसको जो है कैसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ पानी का जमाव न हो। दूसरी बात, अगर वो कंपोस्ट बना रहे हैं तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें समय समय पे नमी बनाएं, समय समय पे उसका ऊपर से नीचे पलटने का काम करें। तो हमारे किसानों में ये रहेगा कि जो आप खाद बना रहे हैं उस खाद को एक अच्छे खाद के रूप में बना सकते हैं। तो ऐसा मैंने देखा है, कई किसान हमारे जो जागरूक हो चुके हैं, आप उन्हीं फसलों के अवशेष से वो केचुआ खाद बनाने लगे, एक व्यवसाय के रूप में करने लगे हैं। और केचुआ खाद आज सभी हमारे किसानों में भावना है, जानते भी हैं कि हम इसको एक अच्छी खाद के रूप में बनाते हैं और जो उसमें पोषक तत्व की मात्रा इतनी होती है कि अगर हम पौधों में दें तो पौधों की वो गुणवत्ता के साथ साथ हमारे मृदा स्वास्थ्य पे भी अच्छा असर पड़ता है और उसके जो उत्पाद निकलते हैं फसल के, वो भी स्वाद में अच्छे होते हैं। जो आज पूरे देश में जैविक उत्पाद की धीरे धीरे मांग बढ़ने लगी है। मैं किसानों से यही कहूँगा कि आप लोग इस तकनीक को सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने का कोशिश करें। बिल्कुल, क्योंकि जैविक का उपयोग इस समय ज़रूरी भी है। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल लोगों को होने लग गई हैं और इसीलिए एक जो रुझान जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है कि हम जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा करते हुए अपनी जो बढ़वार है उसको अच्छे से कर सकें। फिलहाल किसान भाइयों यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। अंतराल के बाद भी जल्द लौट कर आएंगे और बातचीत जारी रखेंगे। आप देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन में आज जो है वो गांधी जयंती विशेष कार्यक्रम पे हम बात कर रहे हैं। किस प्रकार से खेती में स्वच्छता का महत्व है, तमाम विषयों पे हम बातचीत कर रहे हैं। साथ ही हमने बात की गांधी जयंती पे हम राष्ट्रपिता जी को याद तो करते ही हैं, लेकिन साथ में हमारे हरित क्रांति के जो जनक रहे हैं, आनुवांशिक वैज्ञानिक जो रहे हैं MS स्वामीनाथन जी, आज हम उनको भी याद कर रहे हैं। विगत दिनों उनका निधन हुआ है, लेकिन जो रिजल्ट्स उन्होंने दिए हैं, हाइब्रिड वैरायटी का जो उन्होंने उपयोग किया है, गेहूं और चावल की जो उन्नत प्रजाति यहाँ पे उन्होंने बनाई, और आज जो हम दिन प्रतिदिन जो तरक्की कर रहे हैं उसका श्रेय बहुत बड़ा उन्हीं को जाता है। बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है। उनको याद करते हुए साथ ही हम ये बताना चाहेंगे कि आज का हमारा लाइव इन प्रोग्राम है। आप चाहें तो हमारे विशेषज्ञ से अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आप जानते हैं 1800-233-0040। साथ ही लैंडलाइन नंबर जो हमारा है 0755-266-0049। आप इन पे कॉल करके
हमारे विशेषज्ञ से अपने सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपका एक बार पुनः परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर AB सिंह सर हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं, पूर्व निदेशक हैं भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल से, और साथ ही अखिलेश वर्मा जी हैं टीलाखेड़ी भोपाल से, ये सफल किसान हैं। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कृषि में स्वच्छता का कितना बड़ा महत्व है। चलिए हम बातचीत को जारी रखते हुए AB सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो बता रहे थे कि पराली नहीं जलाना चाहिए, चाहे वो धान की हो चाहे गेहूं की हो। अच्छा, जब जला देते हैं तो क्या क्या नुकसान होते हैं, मिट्टी को कितना बड़ा नुकसान होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप किसान भाइयों को बताइए। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि जब हम मिट्टी खेत के ऊपर जो भी पराली होता, चाहे गेहूं का चाहे धान का, जब उसको जलाते हैं तो हमारे खेत की मिट्टी में छोटे छोटे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम देखते नहीं हैं। आप पहली बार आप जानते होंगे खेतों में पहले के समय में केचुआ होता था जी। लेकिन आज के समय में हमारे किसान भाई सभी अपने अनुभव से भी बता सकते हैं, देखते होंगे कि आज एक भी केचुआ खेत में नहीं दिखाई दे। उसका एक ही कारण है किसान भाइयों कि जो हमारे पराली जला रहे हैं या जो पहले हम देसी खादों को खेत में डालते थे उनको आपने डालना बंद कर दिया। तो उन हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे लिए खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमारे पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं अपनी क्रिया के द्वारा, जो हमारे पौधों को जो भी हमारे मिट्टी में फिजिकल भौतिक होती है, रासायनिक होती है, जैविक क्रियाएं होती हैं, उस सब में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो किसान भाई, अगर हम कीड़ों को या छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं उनको हम नष्ट कर देंगे तो जो ये क्रियाएं हम आपको बता रहे हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक, ये क्रियाएं हो नहीं पाती। तो इसी कारण हमारे किसान भाई जहाँ पहले रासायनिक खादों को 2 बोरी 1 एकड़ में डालता था, धीरे धीरे उन खादों की मात्रा को बढ़ाने लगा है, और यही कारण है हमारे सूक्ष्म जीव जो हमारी मिट्टी में उनकी संख्या घटने लगी है और हमारा खेती में उत्पादन भी कम होने लगा है, और धीरे धीरे हमारी मिट्टी भी कड़ी होने लगी है, जो आप सभी किसान भाई इसका अनुभव करते होंगे, देखते होंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन पराली को आप न जलाएं, क्योंकि उसके जलाने से हमारे जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं वो खत्म हो रहे हैं। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, विपिन जी जुड़े हैं सागर से। स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में, बहुत बहुत नमस्कार सर, अपना प्रश्न पूछिए सर। मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल में ये था कि जो लगातार अधिक रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या इससे भी खेतों की स्वच्छता भंग होती है? पहला सवाल में ये था। और दूसरा सवाल ये था कि खेतों के आसपास अगर स्वच्छता नहीं है तो क्या इससे भी यही कारण भी बीमारियां फैलने का होता है खेतों में या फिर अपनी फसलों के लिए? जी सर। जी देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। आप खुद ही देखते हैं, अगर किसान होंगे तो आपका जब भी कोई फसल उगाते हैं, चाहे कोई भी फसल सब्जी का ले लीजिए, चाहे कोई धान का ले लीजिए, चाहे गेहूं का, तो आपने अनुभव किया होगा कि जब भी आप साफ सफाई नहीं करते हैं तो खेत में ढेर सारे ऐसे कीड़े लगने की संभावना होती है, ढेर सारे मक्खियाँ लगती हैं, जिनको आप कई बार एहसास करते हो धान के खेत में खासकर, कि वो जो है किसी न किसी रूप में हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए जब भी हम लोग खेती की प्रक्रियाएं बताते हैं तो उसमें आपने देखा होगा खेत को साफ सुथरा रखना, निकाई गुड़ाई करना, ये सब प्रक्रियाएं हमेशा हम किसानों को बताते हैं, और हमारे किसान भाई समय समय पे उन चीज़ों को करते भी हैं, जिसका फायदा हमारे किसानों को स्वच्छता पे मिलता है। स्वच्छता का असर उसके फसल उत्पादन पर भी मिलता है। जी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे स्वामीनाथन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, पूर्व योगदान उनका रहा है, और बहुत अच्छी उन्नत प्रजाति की उन्होंने किस्में हमें दी गेहूं चावल की। आप उनके बारे में सर क्या अपना व्याख्यान बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे माननीय स्वामीनाथन जी का मैं योगदान इतना ही बताना चाहूँगा कि जब हमारे देश में अन्न का उत्पादन गेहूं धान का नहीं होता था, हम लोग बाहर से मंगाते थे, तो हमारे घरों में गेहूं और चावल नहीं बनता था, जो अगर 40 साल पहले की बात करें। लेकिन इनकी भी योगदान है, जिनको हम हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, जिनके योगदान से आज पूरे देश में हमारा चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो,
ये सब का उत्पादन आज इतना हो रहा है जी। कि अपने देश में इसका भंडारण के साथ साथ हम हम दूसरे export देश को भी भी कर दे रहे रहे हैं, बिल्कुल सर। हैं। तो ये आप देखिए इन्हीं का योगदान है जो हमारे देश में आज जो गेहूं धान जहां हम दूसरे देश से मंगा के खाते थे और कम लोग खा पाते थे, आज हम पूरे देश में लोग इसको खाने के रूप में साथ साथ हम दूसरे देश को भी गेहूं धान दे रहे हैं। जी। ये मैं उनको सत नमन भी इस अवसर पे करना चाहूँगा कि उनकी हरित क्रांति के वो जनक भी कहे जाते हैं। वे जब उन्हीं का योगदान पूरा बिल्कुल, देश बिल्कुल। में जो है हरित क्रांति आई थी। जी जी, इसीलिए उन्हें जनक भी कहा जाता है हरित क्रांति का। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक सफल किसान हैं, तो आप युवा किसान को क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? युवा किसान से ये कहना चाहता हूँ, साफ़ सफाई रखें और स्वस्थ रहें और अपन क्या बात है। तो यहाँ पे हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर अखिलेश जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण अपने अनुभव जो हैं वो साझा करे हैं और उम्मीद है कि हमारे जो आने वाले जो किसान हैं वो कुछ सीख पाएंगे। और साथ ही हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे ये भी सर आपका भी कि डॉक्टर साहब यहाँ पे आए, उन्होंने समय निकाला हमारे किसान भाइयों के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की है। आज का ये विशेष अंक था गांधी जयंती विशेष अंक, कृषि में स्वच्छता का कितना महत्व है, इस पे हमने चर्चा की और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त।